देखो आप आवाज़ आ रही है उधर उधर वाली वो उसमें देखो डंडे चढ़ रहे हैं क्या? सेकंड वाले में ऊपर नीचे हो रहा है ना? ठीक है, डन। चालू करो मैडम। हेलो, सभी मित्रों को नमस्कार। केपी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक वंदन, अभिनंदन। आप सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले तो जगत जननी सरस्वती माँ के सुंदर से पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी लोगों को पिछली कक्षाओं के अंतर्गत विज्ञान की बहुत सारी चीज़ें समझा चुका था। ठीक है भाई, मैं आज आपको जो चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ बेटा उस पर आप ध्यान देना, है ना। एक बार आप लोग सभी लोग पिछले शब्दों को ज़रा ध्यान में दे लें। मैंने आपको एक अंग पढ़ाया था और उस अंग का जो नाम था वो बेटा याद रखना। मैंने आपको नाम बताया था जिसको मैंने बोला था आपको सर यकृत। बेटा पहली चीज़ तो आपसे कोई भी इंसान पूछे कि सर यकृत की क्या क्या कहानी है, तो बेटा मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि आप जो पाचन क्रिया को संपन्न करने जा रहे हैं बेटा याद रखना, आप एक छोटी सी जगह पर संपन्न करने जा रहे हैं और उस जगह को जो आपने नाम दिया था भाई साहब आपका ग्रहणी। क्लियर? पहले आपसे कोई भी पूछे कि सर ग्रहणी के अंतर्गत क्या कहानी है, कैसे क्या है, तो सुनना बेटा, ग्रहणी के अंतर्गत मैंने आपको बहुत सारे शब्द दिए थे कि सर ग्रहणी के अंतर्गत दो चीज़ें आपकी भाग लेती हैं। बेटा कौन कौन सी लेती थी? तो शब्द याद रखना, एक तो आपका पितरस था और दूसरा जो था उसको अपन ने एक शब्द दिया था जिसे बोला था बेटा अग्नाशयी रस। अपन ने लास्ट टाइम पे बेटा छोटे से एक चीज़ का कार्य संपन्न कर लिया था और वो जो चीज़ थी आपकी, मैंने आपको उसको नाम दिया था। कोई पूछे क्या, तो आपको ध्यान है पितरस। क्लियर? अब अपन जो बात करने जा रहे हैं पितरस के बाद की कहानी क्या है तो इसको समझना आप। पितरस का जो मुख्य कार्य क्या था, तो मैंने आपको समझाया था कि पितरस का मुख्य कार्य एक होता है और वो कार्य क्या था भाई साहब, तो गृहिणी के माध्यम को आपने क्षारीय बनाया था। क्लियर? सर अपन गृहिणी के माध्यम को क्षारीय बनाने के बाद कोई पूछे क्या होता है, तो गृहिणी के माध्यम को क्षारीय बनाने के बाद अपन ने बहुत सारी बातें कही थी कि आगे की जो कहानी है वो डिपेंड करती है कौन से अंग पर, तो नाम था बेटा अग्नाशयी रस। कोई पूछे कि सर ये अग्नाशयी रस कहाँ से स्रावित होता है, तो याद रखना भाई साहब, आप अपना अगला अंग पढ़ेंगे और उस अंग को आप एक नाम से जानते हो जिसे क्या कहते हो, अग्नाशय। क्लियर? अपन ने सर जो शब्द दिए थे वो क्या क्या दिए थे, तो सुनना भाई साहब, इसे अपन ने जो बोला था इंग्लिश के अंतर्गत एक शब्द बोला था जिसे बोला गया था पेंक्रियाज। बेटा पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि पेंक्रियाज जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, क्या क्या इसकी स्थितियाँ होती हैं, कैसे कैसे अपन इसका अध्ययन करते हैं। तो बेटा एक चीज़ आप ध्यान रखें, मैंने पिछले शब्दों के अंतर्गत आपको बताया था कि एक सी आकृति की नलिका होती है। इस नलिका में इधर जो भाग लगता है आपका बेटा, इसी भाग को अपन एक नाम से जानते हैं और कोई पूछे कि ये भाग कौन सा है, तो नाम याद रखना, इसे आप बोलोगे अग्नाशय। क्लियर? अब अपन जो बात कर रहे हैं उसको समझें आप। ये जो अग्नाशय है इसकी संरचना को भीतर से देखें तो भीतर से देखने पर इसकी संरचना कुछ ऐसी महसूस होती है जैसे भीतर से द्वीपनुमा संरचना बनाई गई हो। क्लियर? ये जो द्वीपनुमा संरचना है इसके बारे में कौन से वैज्ञानिक ने बताया था, तो भाई साहब इन द्वीप समूहों के बारे में एक वैज्ञानिक ने बताया था और वो वैज्ञानिक था जिसे अपन एक नाम से जानते हैं और कोई पूछे क्या कहते हैं, तो शब्द याद रखना, इसे अपन एक नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं लैंगर हैंस। क्या बात समझ में आ गई आपके? मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो क्या समझाना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप अग्नाशय के बारे में ये जानना सीखें कि सर अग्नाशय की कहानी को अपन कैसे परिभाषित करेंगे। तो परिभाषित करने का तरीका सिर्फ इतना सा है कि अग्नाशय हमारा मानव शरीर में पाया जाने वाला एक मुख्य अंग है। क्लियर? जो पाचन क्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता लेकिन पाचन क्रिया में भाग लेने के लिए एंजाइम प्रवाहित करता है। क्लियर? सर कोई पूछे कि कौन कौन सी क्या क्या कहानियां हैं इसकी, तो शब्द याद रखें भाई साहब, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अग्नाशय का अगर आपको पर्सनली अध्ययन करना हो
बेटा शब्दों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझें। यदि आपको अग्नाशय का पर्सनली अध्ययन करना है तो अध्ययन याद रखना विज्ञान की एक शाखा में होता है, और ये शाखा क्या कहलाती है, तो इसे अपन एक नाम से जानते हैं जिसे क्या कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी। क्लियर। जब आप इसका अध्ययन कर रहे हैं तो ये बात भी निश्चित है कि सर इसका अध्ययनकर्ता भी कोई होना चाहिए। तो अध्ययनकर्ता कोई इंसान आपसे पूछे कि अध्ययनकर्ता कौन होगा, तो शब्द याद रखना अध्ययनकर्ता आपका एक वैज्ञानिक माना जाता है। वो सॉरी वैज्ञानिक क्या बेटा, अध्ययनकर्ता को क्या कहते हैं, तो शब्द याद रखना एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। क्लियर। मैं आपको केवल बेसिक बातों से बताता हुआ चल रहा हूँ, आगे बेटा अपन बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेन चीज़ क्या कही मैंने, पहला शब्द दिया आपको अध्ययन, दूसरा शब्द दिया है मैंने आपको अध्ययन करता। अध्ययन जो करता है वो कौन कहलाया, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। और अध्ययन किस में किया जाता है, तो शब्द याद रखना एंडोक्राइनोलॉजी। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बेटा ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ग्रंथियों का क्या किया जाता है, अध्ययन, वह भी आपकी क्या नाम से जानी जाती है, तो शब्द याद रहे आपको, इसे आप क्या कहोगे, एंडोक्राइनोलॉजी। क्लियर। अभी जो अपन बात कर रहे हैं वो किस किस चीज की कर रहे हैं, तो हमने केवल मात्र अग्नाशय की बात करनी है और अग्नाशय को समझना है। कोई इंसान आपसे पूछे कि अग्नाशय क्या कहेगा, कैसी क्या है, तो समझना बेटा, आपके पास कोई भी इंसान आपसे पूछे कि सर एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, तो एंडोक्राइनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो आपको क्या क्या चीज़ का अध्ययन करवाती है, तो सभी प्रकार की ग्रंथियां, जैसे कौन कौन सी, पहली मैं आपको कहूँ तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, दूसरी मैं आपको कहूँ तो बहिस्रावी ग्रंथियां, और तीसरी जो ग्रंथियां होती हैं उन्हें अपन मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। कोई पूछे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो मानव के आंतरिक भाग में किसी पदार्थ का क्या करती हैं, श्रवण। सबसे बड़ा अंतर अंतःस्रावी और बहिस्रावी में क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स का श्रवण करती हैं, जबकि बहिस्रावी ग्रंथियां याद रखना किसका श्रवण करेंगी, आपके एंजाइम का। क्लियर। एंजाइम भी बेटा प्रोटीन के बने होते हैं और आपके हार्मोन्स भी किसके बने होते हैं, तो शब्द याद रखना प्रोटीन्स के बने होते हैं। अपन जो बात कर रहे हैं उसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझें कि ये जो कहानी है उसके अंतर्गत क्या क्या है। तो ग्रंथियों के अध्ययन के बाद बेटा कोई पूछे कि सर इस अंग की स्थिति मानव शरीर में कहाँ होती है, तो याद रखना इस अंग की स्थिति आपकी मानव के एक छोटे से भाग में होती है। और मैं आपके सामने अगर ये खड़ा हूँ तो ये मेरा दायां हाथ और ये मेरा कौन सा हाथ है, बायां। तो जरा आप देखो, अगर ये हमारी गृहिणी है, क्या चीज़ है भाई साहब, गृहिणी, तो गृहिणी में कल हमने बताया था कि एक अंग दाएं भाग में पाया जाता है और उस भाग को उस अंग को आपने नाम क्या दिया था, यकृत। अब जो अपन बात कर रहे हैं तो अपन इस अंग की कर रहे हैं, ये अंग अपन को कौन सी ओर दिखाई पड़ रहा है, तो शब्द याद रखना ये अंग आपको बाईं ओर दिखाई पड़ रहा है। क्या बात समझ में आ गई आपके। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि स्थिति इसकी जो होती है वो मानव शरीर में कौन सी जगह पर होगी, तो बाईं ओर होगी। सबसे बड़ी बात यह कि आप यहाँ से आगे जब भी गए थे पिछली बार तो आपने देखा था कि एक अंग ऐसा पाया जाता है जिसे आप कह रहे थे आमाशय। तो देखो, अगर इसकी पोजीशन को आप इधर से इधर देखते हो तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि आमाशय हमारा ऊपर है और ये कहाँ है बेटा, हमारा नीचे। तो पॉइंट को समझे आप, हमारे पास बाईं ओर है, कौन सी ओर है भाई साहब, बाईं ओर। और कहाँ पे होगा, तो शब्द याद रखना एक छोटी सी चीज के नीचे होगा और वो चीज आपकी क्या कहलाएगी, तो शब्द याद रखना आमाशय के कहाँ पाया जाता है, नीचे। क्लियर। अब अपन जो बात कर रहे हैं उसको समझे आप बहुत अच्छे तरीके से। क्या क्या बात करेंगे, तो सुनना भाई साहब, आपके पास मैंने अग्नाशय में 3 चीजें बताई थी। कौन कौन सी चीजें बताई थी, तो ध्यान दें आप, मैंने आपको चीजों के अंतर्गत पहला बताया था अध्ययन। क्लियर। सर अध्ययन के बाद हमने क्या देखा है, तो याद रखना हमने देखा है अध्ययन करता। अब आप जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, तो स्थिति देखेंगे। क्लियर। अब अपन जो बात कर रहे हैं कि चलो सर ये तो हो गया, इसके अलावा क्या क्या है, तो स्थिति के बाद अपन जो बात करते हैं वो याद रखना इसकी संरचना को, कौन सी चीज को भाई साहब, संरचना को कौन से वैज्ञानिक ने समझाया था, तो याद रखना वैज्ञानिक का नाम था आपका लैंगरहैंस। क्लियर। सर कोई पूछे कि लैंगरहैंस वैज्ञानिक है
तो सर इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि अगर अपन अग्नाशय के आंतरिक भाग में जाकर के देखते हैं तो हमें अग्नाशय की आंतरिक संरचना कुछ द्वीपनुमा दिखाई देती है। यही कारण है कि कई बार पूछा जाता है एक प्रश्न, और प्रश्न पे आप ध्यान दें, प्रश्न क्या देता है कि लैंगरहैंस के द्वीप समूह पाए जाते हैं। क्लियर, ये पूछता है वो आपसे, क्या पूछता है भाई साहब, लैंगरहैंस के क्या पाए जाते हैं। तो याद रखना भाई साहब, आपसे पूछा जाएगा लैंगरहैंस के द्वीप समूह पाए जाते हैं। तो हमेशा याद रखना लैंगरहैंस के द्वीप समूह एक अंग में पाए जाएंगे, और वो अंग आपका क्या कहलाएगा, तो शब्द याद रखना, क्या नाम दिया आपने इसको, अग्नाशय। क्लियर, अपन ने मेन जो समझा अभी तक वो क्या क्या समझा उसको सुनिए आप। अपन ने समझा है कि हमारे पास ये जो कहानियां हैं उनके अंतर्गत पहली चीज तो आपने अध्ययन देखा, सर इसके बाद आपने अध्ययन करता देखा, इस अंग की आपने स्थिति देखी, और संरचना को किस वैज्ञानिक ने बेटा परिभाषित किया था, तो आप शब्द याद रखें, इसका नाम था लैंगरहैंस। अब अपन जो बात कर रहे हैं उसको सुने आप बहुत अच्छे तरीके से। कोई पूछे क्या सुनना है, तो भाई साहब एक बात बताइए, जब ये पाचन क्रिया में अगर ये कोई छोटा मोटा भी भाग लेता है तो एक बात सोचो आप, ये कुछ न कुछ पदार्थ निकालेगा कि नहीं निकालेगा। तो याद रखना भाई साहब, ये जो पदार्थ निकालता है, कोई पूछे कि कौन सा पदार्थ निकालता है, तो इससे, ठीक है भाई, क्या कह रहा हूं मैं, इससे क्या चीज, तो शब्द याद रखना, इससे अगर पूछे कोई कि स्रावित पदार्थ क्या कहलाता है, तो हमेशा याद रखना इससे स्रावित पदार्थ एक चीज के नाम से जाना जाता है, और वो चीज आपकी क्या कहलाती है, तो इसे अपन इंग्लिश के अंतर्गत पैनक्रिएटिक जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब, पैनक्रिएटिक जूस। क्लियर, और दूसरा कोई पूछे कि आगे क्या है, तो आगे इसे हिंदी के अंतर्गत क्या कहा जाता है, तो इसे अपन एक नाम से जानते हैं और इसे बोलते हैं अग्नाशयी रस। क्लियर, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो अग्नाशय है वो क्या करता है, तो अपने आंतरिक भाग में पाई जाने वाली सी सेल से, कौन सी सेल से, सी सेल से याद रखना कौन सा रस निकालता है, तो अग्नाशयी रस निकालता है। अगर कोई पूछे कि सर ये अग्नाशयी रस जो है ये प्रकृति में कैसा होता है, तो हमेशा याद रखना ये प्रकृति के अंतर्गत आपका कैसा माना जाता है, तो शब्द याद रखना ये प्रकृति में आपका क्षारीय माना जाता है। क्यों माना जाता है, उसके पीछे भी एक वजह है। इसका पीएच मान बेटा आपके एक छोटे से कारक के बराबर होता है, और वो कारक है आपका रक्त। क्लियर, 7.4 से लास्ट इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, तो हमेशा याद रखना 7 पॉइंट कितनी 8। कई छोटे छोटे लोकल ऑथर हैं वो आपको 8.2 तक लिख करके देंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है कि इसका जो पीएच मान है वो 7.4 से लास्ट कहां तक जाएगा, 7.8। और आप जानते हैं कि यदि पीएच स्केल पर अपन कभी भी गमन करें, तो एक सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या कहा था कि यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है, कितना भाई साहब 7, या बेटा किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से किसके बीच हो सकता है 14, या फिर कितना हो सकता है, तो 0 से लेकर के 7, ऐसे कारक जिनका पीएच मान क्या होता है 7 से लेकर के 14 होता है, वो हमेशा याद रखना प्रकृति में कैसे माने जाते हैं, क्षारीय। ठीक, और ये कैसे माने जाते हैं, तो इन्हें अपन एक प्रकार के बोलते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, अम्लीय। क्लियर, मैंने क्या कहा है कि सर ये वाले जो होंगे वो तो भाई साहब जी नेचर में बेसिक होंगे। ठीक, मैंने क्या शब्द दिया आपको, क्षारीय, और इन्हें कैसा बोला है, तो शब्द याद रखना, इन्हें अपन ने बोला है अम्लीय। क्लियर, कोई पूछे तो सर एक बात बताइए, ऐसे कारक जिनका पीएच मान 7 होगा वो क्या कहलाएंगे, तो वो हमेशा याद रखना उन्हें अपन एक नाम से जानते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं, तो शब्द आपको याद रखना है उदासीन। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि जितने भी उदासीन होते हैं वो समस्त लवण होते हैं, लेकिन समस्त लवण कभी भी उदासीन नहीं होते। क्लियर, अब जो बात कर रहे हैं अपन उसको समझे आप। मैंने क्या क्या कहा कि यहाँ से जो स्रावित रस आया है वो कौन सा रस कहला रहा था, अग्नाशयी रस। बेटा प्रकृति आपने इसकी कैसी बोली है, क्षारीय। मैंने कहा कि इसका पीएच मान, कौन सा मान भाई साहब, पीएच मान जो है वो कितना होता है, तो 7.4 से 7 पॉइंट कितना होता है 8। अब जो अपन बात कर रहे हैं उसके बारे में आप ध्यान दें। क्लियर, कोई पूछे क्या, हाँ रमेश कुमार भाई हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना, ठीक है भाई। कोई पूछे अपन आगे क्या करते हैं, तो आगे याद रखना ये जो आपका अग्नाशयी रस है सर इसके अंतर्गत टोटल कितने एंजाइम आएंगे, तो एंजाइमों की संख्या याद रखना, इन्हें अपन कहते हैं 4। कौन कौन से,
तो पहला जो एंजाइम है उसे अपन एक नाम से जानेंगे और वो क्या कहलाता है, तो शब्द याद रखना एमाइलेज। क्लियर सर। दूसरा कोई पूछे कौन सा है, तो दूसरे को अपन एक नाम से जानते हैं और उसे क्या कहते हैं, तो शब्द याद रखना ये कौन सा होगा, लाइपेज। और लाइपेज के बारे में मैं आपसे कॉमन बातें पहले भी कह चुका हूँ। क्या कह चुका हूँ कि जो लाइपेज एंजाइम होता है, वो लाइपेज एंजाइम हमेशा याद रखना मानव शरीर में कार्यरत एकमात्र एंजाइम है जो वसा के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है, तो दूसरी कंडीशन आप याद रखना, अन्य चीजों के पाचन हेतु बहुत सारे एंजाइम कार्यरत होते हैं, लेकिन केवल वसा ऐसा कारक है जिसके एंजाइम हेतु संपूर्ण शरीर में केवल कितना भाग लेता है या कौन सा एंजाइम भाग लेता है, तो अकेला कौन सा है, लाइपेज। क्लियर। अब अपन जो बात कर रहे हैं तीसरा कौन सा होता है, तो इसे अपन एक नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं अपन ट्रिप्सिन। कई बार इसे डायस्टेज के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर सर। कोई पूछे इसके अलावा कौन सा है, तो हमेशा याद रखना एक चौथा एंजाइम है जिसे आप एक नाम से जानोगे और कोई पूछे क्या कहोगे, तो कार्बोक्सी, और इसका नाम है पेप्टाइडेज। ठीक है भाई। आपके पास टोटल जो एंजाइम है याद रखना कितने हो गए, तो 4। नंबर 1 पे आपका कौन सा था, एमाइलेज। नंबर 2 पे कौन सा है, तो लाइपेज। नंबर 3 पे कौन सा है, तो आपका ट्रिप्सिन। और चौथा कौन सा है, तो याद रखना इसे आपने क्या बोला, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास टोटल जो एंजाइम है वो कितने होते हैं, 4, जो कहाँ से स्रावित हो रहे हैं, तो अपन एक अंग पढ़ रहे थे और उस अंग को आपने नाम दिया था अग्नाशय। क्लियर। अपन ने अग्नाशय में छोटी मोटी बातें क्या क्या की हैं सुनिए आप। हमने पहली चीज तो याद रखना गृहिणी की पाचन क्रिया को देखना है। एक गृहिणी की पाचन क्रिया को आप कैसे देखते हो, तो सुनना भाई साहब, मैंने कहा था आपसे इसके अंतर्गत 2 चीजें भाग लेंगी, एक तो आपका पित्तरस और दूसरा याद रखना अग्नाशयी रस। क्लियर। मैंने क्या कहा था कि पित्तरस का प्रमुख कार्य जो होता है वो गृहिणी के माध्यम को कैसा बनाना होता है, क्षारीय बनाना होता है। एक दूसरी चीज बताई थी कि अब साहब दूसरा अंग भाग लेगा जिसे आप अग्नाशय कह रहे थे, और अग्नाशय के बारे में यदि कभी भी बात आती है तो अग्नाशय का अध्ययन मैंने आपको बताया है विज्ञान की एक शाखा में होता है जिसे आप क्या कहते हो, एंडोक्राइनोलॉजी। क्लियर सर। मैंने कहा था कि अध्ययन करता कौन कहलाएगा, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। अगर मैं कहूँ स्थिति कौन सी ओर होती है, तो बाईं ओर होती है, और आमाशय के कहाँ होती है, तो हमेशा याद रखना नीचे होती है। क्लियर। अब जो अपन बात कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। इस अग्नाशय की जो संरचना को व्यक्त किया था वो कौन सा वैज्ञानिक था, तो वैज्ञानिक का नाम याद रखना, अपन ने पहले भी कहा हुआ है कि इस वैज्ञानिक का नाम था सर लेंगर हैंस। क्या नाम था भाई साहब, क्लियर। लेंगर हैंस ने क्या कहा था कि यह एक प्रकार की द्वीपनुमा संरचना होती है जो भाई साहब जी अग्नाशय के आंतरिक भाग में दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि अग्नाशय भाई साहब जी कौन सी चीज है या कौन सी चीज पाई जाती है अग्नाशय में, तो शब्द याद रखना अग्नाशय की आंतरिक संरचना किसके रूप में पाई जाती है, तो शब्द याद रखना द्वीप समूह। क्लियर। अब अपन जो बात कर रहे हैं उसके बारे में सुनिए साहब। इस अग्नाशय ने कौन सी कोशिकाओं द्वारा, तो शब्द याद रखना सी सेल्स के द्वारा। कौन सी कोशिकाओं के द्वारा, सी सेल्स। याद रखना सी सेल्स के द्वारा इसने एक रस निकाला है, और रस को आप जो नाम दे रहे हैं वो अग्नाशयी रस दे रहे हैं। ये अग्नाशयी रस जो होता है वो प्रकृति में कैसा माना जाता है, तो क्षारीय माना जाता है। गुड आफ्टरनून भैया सभी को, निशा मीणा जी को गुड आफ्टरनून, कृष्ण कुमार भैया को भी गुड आफ्टरनून, है ना। मैं अपनी क्लास नियत टाइम से लूंगा, ये थोड़ा सा एक रिकॉर्ड करनी थी उस चक्कर में ले रहा हूँ। ठीक है भाई। आगे देखो भाई साहब, आपके पास क्या है कि अग्नाशयी रस का जो पीएच मान होता है वो कितना बताया, 7.4 से कितना होगा, 7.8। क्लियर। अब जो अपन बात कर रहे हैं टोटल एंजाइम कितने निकाले हैं, तो अपन ने एंजाइमों की संख्या निकाली है सर आपकी 4, जिनमें से पहला कौन सा है, एमाइलेज, रट के रखना। दूसरा कौन सा है, लाइपेज। तीसरा कौन सा है, ट्रिप्सिन। और चौथा कौन सा है, तो शब्द याद रखना कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब जो अपन बात कर रहे हैं इसके बारे में सुनिए। ये जो एंजाइम है आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या जानते हैं कि एंजाइम आपकी पाचन क्रिया में क्या लेंगे, भाग। कोई पूछे कि सर ये एंजाइम आपकी पाचन क्रिया में भाग लेते हैं तो वो किस प्रकार भाग लेते हैं, तो सुनना बहुत अच्छे तरीके से। पहला एंजाइम आपने इसको नाम दिया है, और नाम क्या दिया है, तो शब्द याद रखना, इसको अपन ने बोला है एमाइलेज।
क्या बोला है भाई साहब? एमाइलेज। कोई पूछे कि सर ये एमाइलेज जो है वो क्या करता है, तो एमाइलेज हमेशा याद रखना एक छोटा सा कार्य करने में सक्षम माना जाता है। वो कार्य क्या करता है? ये भोजन में उपस्थित स्टार्च को, कौन सी चीज को भाई साहब? स्टार्च को किस में बदलता है? तो हमेशा याद रखना स्टार्च को माल्टोज में बदलने का क्या करता है? कार्य। क्या बात समझ में आ गई? और स्टार्च एक प्रकार का, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्टार्च एक प्रकार का कैसा यौगिक है, तो मैंने आपको शब्द दिया था एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड शर्करा है जिसे आप बाइसैकेराइड में परिवर्तित करने के लिए जा रहे हैं। ठीक, अब जो अपन बात कर रहे हैं वो क्या है, सुनना भाई साहब। मैंने कहा था आपके कि स्टार्च को ये किस में बदलेगा? तो माल्टोज में बदलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि भोजन का प्राथमिक रूप जो है वो अभी तक पूरा टूटा नहीं है, लेकिन क्या भाई साहब इसका थोड़ा बहुत आंशिक पाचन हुआ है कि नहीं हुआ? तो याद रखना आंशिक पाचन हुआ है। क्लियर? अब अपन जो बात कर रहे हैं उसको सुनना। पहला एंजाइम तो आपका हो गया एमाइलेज। सर दूसरा कौन सा है? तो दूसरा याद रखना मैंने इसको एक नाम दिया था, और नाम मैं क्या दे रहा था? पूरी विज्ञान में इसे किस नाम से जाना जाता है? लाइपेज। और लाइपेज जब भी पाचन करता है वो किसका करता है? तो वो वसा का पाचन करता है, और वसा को जब भी तोड़ेगा तो वो दो यौगिक बनाएगा। कौन कौन से बनाएगा? तो याद रखना एक यौगिक तो आपका वसीय अम्ल प्लस दूसरा कौन है? तो दूसरा शब्द याद रखना, इसे अपन एक नाम से जानेंगे जिसे कहेंगे ग्लिसरॉल। क्लियर? नॉर्मल वे में अगर कोई इंसान आपसे पूछ ले कि और क्या कहानी है सर, तो कहानी याद रखना भाई साहब, ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के मिश्रण के पश्चात एक छोटी सी चीज का निर्माण होता है, और उसे अपन क्या कहते हैं? तो उसे अपन मोम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? अभी अपन ने दो एंजाइम लिए हैं सर। पहला तो कौन सा लिया है? एमाइलेज। दूसरा कौन सा लिया है? लाइपेज। अब अपन चलते हैं तीसरे एंजाइम पे। तीसरा एंजाइम कौन सा है? तो तीसरे एंजाइम का नाम याद रखना, इसे आप ट्रिप्सिन के नाम से जानते हो। कई जगह पर आपको इसका जो नाम लिखा मिलेगा वो डायस्टेज भी लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? डायस्टेज। कोई पूछे कि सर ये ट्रिप्सिन क्या करता है, तो ट्रिप्सिन याद रखना ये आपकी प्रोटीन, कौन सी चीज भैया? प्रोटीन। ये प्रोटीन के पाचन हेतु क्या माना जाता है? उत्तरदायी। क्लियर? कोई पूछे कि चलिए हमने ये प्रोटीन का पाचन करना है, तो प्रोटीन का पाचन किस प्रकार होगा? तो मैंने आपको जिस समय आमाशय पढ़ाया था, कौन सी चीज पढ़ाई थी भैया? आमाशय। आमाशय के अंतर्गत मैंने आपसे क्या कहा था कि जो आमाशय है उसके अंतर्गत एक एंजाइम निकलता था जिसका नाम था पेप्सिन। क्या नाम था भाई साहब? पेप्सिन। आप भी जानते हो कि प्रोटीन की जो क्रियात्मक इकाई होती है, या भाई साहब जी सबसे छोटा सूक्ष्म रूप प्रोटीन का होता है, उसे आप एक नाम से जानते हैं जिसे क्या कहते हैं? तो शब्द याद रखना, आप उसे अमीनो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? अमीनो अम्ल। लेकिन सोचिए, क्या इस एंजाइम ने हमें अमीनो अम्ल दिया था? नहीं। क्लियर? क्या इस एंजाइम ने हमें और कुछ दिया था? यस। और क्या दिया था? तो आपको पता होगा बहुत सारे बहुलक दिए थे। लेकिन ऐसा कोई एंजाइम जो प्रोटीन को सीधा सीधा उसकी क्रियात्मक इकाई, और क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? तो नाम याद रहे, क्या बोलोगे? अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। याद रखना बेटा, वह एंजाइम कौन सा कहलाएगा? ट्रिप्सिन। क्लियर? क्या बात समझ में आ गई? आपके पास तीन एंजाइम, पहला एंजाइम आपका एमाइलेज, दूसरा आपका लाइपेज, और तीसरा कौन सा है? तो ट्रिप्सिन है। मैंने एमाइलेज के अंतर्गत क्या कहा था कि स्टार्च को माल्टोज में बदलने का क्या करता है? कार्य। दूसरा अपन ने स्टेप क्या दिया था कि लाइपेज जो है वो क्या करता है? तो ये वसा को तोड़ता है। पहला यौगिक बनाएगा आपका वसीय अम्ल, और दूसरा बनाएगा आपका ग्लिसरॉल। अगला भाई साहब कोई पूछे क्या चीज है, तो शब्द याद रखना, ट्रिप्सिन आपकी डायरेक्ट प्रोटीन को उठाता है भोजन में से, और किसके अंतर्गत बदलता है? तो हमेशा याद रखना अमीनो अम्ल। तो एक बात सोचो, आपके पास यहाँ पे कुछ क्या बने थे? तो आपको ध्यान होगा आमाशय के अंतर्गत कुछ बहुलक बने थे। कोई पूछे कौन कौन से बहुलक बने थे? जैसे मैंने शब्द दिया था, एक नाम था जिसे आप क्या बोल रहे थे? पेप्टाइड। सर दूसरा क्या था? तो दूसरा याद रखना, इसे आपने एक नाम दिया था जिसे क्या बोला था? पॉलीपेप्टाइड। सर इसके अलावा क्या था? तो शब्द याद रखना, स्टीरॉयड थे। कौन सी चीज थी? स्टीरॉयड। स्टीरॉयड के अलावा कोई पूछे आगे क्या है?
तो हमने आपको बेटा कार्बोक्सी पेप्टाइड भी नाम दिया था। ये जो होते हैं बेटा इन बहुलकों के पाचन के लिए उत्तरदायी एकमात्र एंजाइम होता है। कोई पूछे कौन सा एंजाइम होता है तो उस एंजाइम का नाम याद रखना, उसे आप बोलोगे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपकी डायरेक्ट प्रोटीन का पाचन आपका कौन करेगा, ट्रिप्सिन, और बची हुई प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो शब्द याद रखना, इसका पाचन एक छोटी सी चीज करेगी और उसका क्या नाम है, तो शब्द याद रहे आपको क्या चीज है, पॉलीपेप्टाइड। क्लियर। अब अपन बात करते हैं लास्ट वाले एंजाइम की। कोई पूछेगा लास्ट एंजाइम कौन सा है, तो लास्ट एंजाइम मैंने आपको बताया, इसे अपन एक नाम से जानते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, तो शब्द याद रखना, इसे कहोगे आप कार्बोक्सी पेप्टाइड। क्लियर। कार्बोक्सी पेप्टाइड में क्या क्या कहानी है सुनना आप, ठीक है भाई। हाँ लाइव पे हूँ। ठीक है भाई, क्या क्या चीज है, तो कार्बोक्सी पेप्टाइड के बारे में कोई पूछे क्या चीज है, तो सुनना भाई साहब, ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो एंजाइम है वो किसका पाचन करता है, तो ये भी एक प्रकार से प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन मैंने शब्द दिए थे कि प्रोटीन के कुछ बहुलक होते हैं सर। कोई पूछे कौन कौन से, तो सुनना शब्द आप, कौन सी चीज थी, तो इसे अपन एक नाम से जानते हैं। मैंने शब्द दिया हुआ है आपको पहले ही, पेप्टोन। पेप्टोन के अलावा कौन है, तो शब्द याद रखना, इसे कहोगे पेप्टाइड। सर इसके अलावा कौन है, तो शब्द याद रखना, पॉलीपेप्टाइड। सर इसके अलावा कौन है, तो शब्द याद रखना, स्टीयरॉइड। इसके अलावा कौन है, तो शब्द याद रखना, कार्बोक्सी पेप्टाइड। इन समस्त यौगिकों का जो पाचन होगा वो भाई साहब कौन से एंजाइम द्वारा होगा, तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज द्वारा होगा। और आपको भी पता है कि इसकी भी सबसे सूक्ष्म इकाई जो कहलाएगी वो आपकी क्या कहलाती है, तो आपको याद रखना क्या बनेगा, अमीनो अम्ल। तो आप देखो भैया, आपने क्या किया, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज 4 नंबर के एंजाइम द्वारा भी आपने क्या बनाया है, अमीनो अम्ल। क्लियर। और अपन इधर चलते हैं, तो हमने क्या कहा था कि ट्रिप्सिन भी हमारा क्या बना रहा है, अमीनो अम्ल। तो देखो जो डायरेक्ट प्रोटीन का रूप था आपने उसको किस में परिवर्तित कर दिया, अमीनो अम्ल। एक दूसरी चीज, आपने बचे हुए जितने भी भाग थे, चाहे वो आपका कौन था, तो शब्द याद रखें, पेप्टोन हो, चाहे आपका पेप्टाइड हो, चाहे आपका पॉलीपेप्टाइड हो, या आपका कौन हो, स्टीयरॉइड हो, या आपके कार्बोक्सी पेप्टाइड हो, ये समस्त भी टूट करके कौन सी चीज का निर्माण कर रहे हैं, तो इसको भी अपन ने क्या कहा है, अमीनो अम्ल। तो एक बात बताओ, अग्नाशय में कौन कौन सी चीज का पाचन होता है, सुनना भाई साहब। अग्नाशय के अंतर्गत आपकी कौन कौन सी चीज का पाचन हुआ है, तो पहला शब्द तो आपको याद रहे, क्या याद रहे सर, आपने एक छोटी सी चीज का पाचन किया है, और वो कौन सी चीज है, तो स्टार्च। सर दूसरा किसका किया है, ये स्टार्च क्या है, एक प्रकार का, तो शब्द याद रखना, इसे आप एक नाम से जानते हो, जिसे क्या कहते हो, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर। सर दूसरा किसका पाचन किया है, तो दूसरा शब्द आपको याद रहे, जिसे आपने बोला है वसा। क्या बोला है, वसा। सर वसा के अलावा तीसरा पाचन किसका किया है, तो शब्द याद रखना, प्रोटीन का पाचन। और प्रोटीन का कैसा पाचन किया है भाई, तो शब्द याद रहे आपको, प्रोटीन का आपने कैसा पाचन किया है, पूर्ण। ये प्रोटीन का पूर्ण पाचन करने के कारण ही आपका जो भाई साहब अग्नाशयी रस है, कौन सा रस है भाई साहब, अग्नाशयी। हमेशा याद रखना, ये अग्नाशयी रस आपका किस नाम से जाना जाता है, तो याद रहे अग्नाशयी रस का क्या पूछा जाता है आपसे, उपनाम। किस रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, तो शब्द याद रखना, इसे आप कहोगे पूर्ण पाचक रस। क्लियर। अब अपन जो बात कर रहे हैं उसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझें। आपकी आहार नाल में भोजन आगे की ओर बढ़ रहा है भाई साहब, चाहे वो किसी भी रूप में बढ़ रहा हो बेटा, जब ये आगे की ओर बढ़ता है तो एक विधि का पालन करता है, और वो विधि कौन सी कहलाती है, तो शब्द याद रखना, इसे आप क्रमानुकुंचन के नाम से जानते हैं। क्लियर। पेरिस्टाल्सिस कौन सी प्रक्रिया है, तो याद रखना, पेरिस्टाल्सिस वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है, तो बेटा शब्द याद रखना, आपका भोजन धीरे धीरे आहार नाल में आगे की ओर क्या करता है, बढ़ता है। और प्रश्न जब भी मिलता है आपको हमेशा याद रखना, परीक्षाओं में किस प्रकार मिलता है, आंत में भोजन के आगे बढ़ने की गतिविधि कहलाती है। आंत में क्या पूछा जाता है, छोटी आंत या बड़ी आंत कोई सी भी कह दे, भोजन के
आगे बढ़ने की गतिविधि या आगे बढ़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो याद रखना भाई साहब, आगे बढ़ने की प्रक्रिया को आप एक छोटे से नाम से जान रहे हैं और इसे क्या कह रहे हैं, तो शब्द याद रखना, पेरिस्टाल्सिस। क्लियर? कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने पूरा का पूरा जो पाचन किया है, चाहे वो एंजाइम लाइपेज के द्वारा किया हो, चाहे आपने ट्रिप्सिन से किया हो, चाहे आपने कार्बोक्सी पेप्टाइडेज से किया हो, बेटा पूरा पाचन आपने अग्नाशयी रस के माध्यम से किया है। और अग्नाशयी रस के माध्यम से आपने चौथा जो एंजाइम निकाला था वो कौन सा था, तो नाम याद रखना, इसे कहोगे आप कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। क्लियर? अब जो अपन बात कर रहे हैं वो किसकी करेंगे कि आगे क्या हुआ। तो आगे भाई साहब जी आपको पता है कि भोजन का कोई रूप चल रहा था। कोई पूछे कि वो रूप कौन सा है, तो रूप याद रखना, सबसे पहला आपने जो बनाया था स्टार्च के बाद क्या बनाया था, बोलस। बोलस से आपने क्या बनाया तो शब्द याद रखना, आपने बनाया था कायम। और कायम के बाद ये जो भोजन है एक छोटी सी चीज का रूप धारण कर लेता है और वो क्या कहलाता है, तो शब्द याद रखना, इसे आप बोलेंगे काइल, या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्पेलिंग ये याद रखें। इसके अलावा इसे अपन क्या बोलते हैं, तो बेटा कई बार का की जगह पे इसे चाइल्ड भी बोल दिया जाता है। क्या बात समझ में आ गई? अभी आपका भोजन का ये रूप कहाँ एंट्री करेगा, तो आपके अगले पार्ट में एंट्री करेगा, और छोटी आंत का भाग मध्यांत्र और दूसरा कौन सा, शेषांत। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा। अब अपने टॉपिक में से लास्ट पॉइंट रह गया, जो लास्ट पॉइंट अपन अगली बार पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, क्योंकि मेरी अभी ऑफलाइन क्लास है दोस्त, ठीक है ना। बाकी अपन रनिंग करते हैं अपने फिक्स टाइम पे, 3:15 बजे से अपन चालू रहेंगे पर डे। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू, वेल डन।